लास्ट हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी हम्म बताए थे कि दो मास पॉइंट मासेस मतलब दो मासेस एक अट्रैक्ट करेंगे। हम्म अब मान लेते हैं हमारा ये अर्थ है, हम्म कोई भी प्लानिट है जिसका मास m है, रेडियस है, हम्म और अगर हम इसमें हाइट पे हम्म h हाइट है मान, और ये मान लेते हैं डिस्टेंस r है। हम्म r हाइट पे अगर किसी ऑब्जेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, हम्म ठीक है, एक फोर्स से। अब इसका हम्म मास अगर स्मॉल m है, ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे हम एक्सेशन हम्म फॉर्मूला होगा g और 1 ln ln हम्म, 1 आर आर अच्छा हाँ वो ले ले ठीक पूरा आएगा। f की जगह हम एक एक कह रहे हो क्या, हम क्या कर सकते हैं, f की जगह mg लिख सकते हैं। f इक्वल टू एम होता है न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, लेकिन यहाँ हाँ, पे a एक्सेशन तो हम g वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम g से, एम ए की जगह mg ठीक लिख, है m कट हम्म जाता है तो g, ये हमारा एक्सेशन ड्यू टू है ना। हम्म अच्छा, एक्सेशन ड्यू हम्म टू ग्रेविटी में यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि ये है फॉर्मूला, ये आया है स्मॉल आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर, हाइट भी ठीक है, और हम्म एच वेरी वेरी लेस देन आर। अगर एच आर से बहुत कम है, जैसे हम लोग जितने भी इससे पहले प्रॉब्लम की स्टाइल वाली, या मोशन अंडर हम्म ग्रेविटी में हम कोई बिल्डिंग लेते हैं हम्म 100 500 मीटर, जो है हम्म 100 मीटर 500 मीटर रेडियस ऑफ अर्थ जो कि है 64 8 किलोमीटर, इसमें तो बहुत किलोमीटर कम होती है, ठीक है। कम होती है तो इसमें जी वैल्यू हम अपॉन आर स्क्वायर आ, सिंपली ले लेते हैं, ठीक ले है, लो हम्म तो एज अ कांस्टेंट मान, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, एच का फैक्टर आ रहा है, तो जैसे हम हाँ अर्थ से ऊपर जाएंगे, वैल्यू हाँ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। हाँ तो अभी हम देखते हैं कि जी के में क्या क्या इफेक्ट आते हैं। हम्म अच्छा, एक चीज और है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसी को हम हम्म ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटी जी को फील्ड से होता था, कूलॉम लॉ में होता था, फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होता था उसे इलेक्ट्रिक, फील्ड बोलते थे हाँ इलेक्ट्रिक, तो यहाँ फोर्स कौन सा था, कॉम्बियन फोर्स, हम ये कह सकते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। हाँ वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास जो होता है उसी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, ठीक है ना, हम्म आई से डिनोट। लेकिन अगर हम इस ठीक चीज की वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखो स्मॉल जी ही आएगा, हम्म ठीक है। स्मॉल जी जो है, जो ग्रेविटेशनल एक्सपेंशन ड्यू टू ग्रेविटी है, देखो हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। जैसे हम्म हमारे पास कोई प्लानिट है, अब प्लानिट क्या है, जैसे कोई प्लानिट है, अब प्लानिट और एक और प्लानिट यहाँ पे है। अब हम कह रहे हैं हम्म कि बीच में कोई पॉइंट ऐसा है जहाँ पे इन दोनों के फील्ड निकालने हैं, मान लेते हैं यहाँ पे नेट रिजल्टेंट फील्ड, जैसे अपनी तरफ हम्म अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है पे नेट हम्म फील्ड कितना लग रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड, हम्म है ना। हम्म ग्रेविटेशनल फील्ड अगर हम्म निकालना है तो फॉर्मूला यही रहेगा, बस यहाँ पे क्या है, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड नाम दे। जबकि जब ठीक हम प्लैनेट के ही आसपास की चीज ग्रेविटेशन टाइल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी बात करते हैं, तो उसी को हम एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह देते हैं। लेकिन है दोनों एक ही हम्म टर्म, ठीक है, दोनों में कोई चेंज नहीं, चीजें एक ही, ठीक है। और अच्छा, हम्म यहाँ पे स्फीयर और पॉइंट मास लगभग एक जैसे भी स्फेरिकल हमारा अर्थ है, या स्फेरिकल शेप मान के चले, प्लैनेट स्फेरिकल शेप मान के चले, स्फीयर के हम्म लिए और पॉइंट मास के लिए जो हम्म रिजल्ट है वो लगभग सेम होते हैं, इसलिए मैंने जो है जी का फॉर्मूला डायरेक्ट ये वाला, ठीक है। हम्म बाकी अलग अलग शेप के लिए जब जी की वैल्यू निकालेंगे, जी का हो चाहे उसे आई का हो, वो अलग अलग आएगी, हाँ, तो हम लोग आगे तो फिर वो देखेंगे। एम के जगह पे डेंसिटी के टर्म में लिख लेते हैं नहीं, डेंसिटी की बात नहीं है, जैसे मान लेते हैं ये शेप स्फेयर ना हो के कोई और शेप है, ठीक है। हम्म मान
मान लेते हैं ये रॉड शेप हो या कुछ और हो, तो जैसे जो जी का फॉर्मूला होगा, ठीक है, उससे थोड़े ना रहेगा। तो एक्चुअल में ये होता है ना, जो पॉइंट मास है और जो स्फीयर है वो लगभग एक जैसे बिहेव करते हैं, खासतौर से एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, उसी का हम एनालॉग। एक्सटर्नल पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसी चार्ज स्फीयर की वजह से, वही आता है जो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, 1.45 ये एनालॉगी लेते हुए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि चाहे हमारे पास स्फेरिकल मास हो और चाहे पॉइंट मास हो, दोनों के लिए किसी फार पॉइंट या एक्सटर्नल पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड है वो सेम आएगा। इसीलिए हम यहाँ डायरेक्ट जो है ये फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं, F इक्वल टू। लेकिन अगर ये शेप स्फीयर की जगह कुछ और हो, मान लेते हैं हम कहते हैं रिंग की वजह से निकालना है, ठीक है, तो फिर ये फॉर्मूला थोड़ा ना काम करेगा, फिर हमको जो है पूरा मतलब है निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला है ये दो पॉइंट मासेस के लिए है, M1 M2, ठीक है। दो पॉइंट मासेस के लिए ये फॉर्मूला है F इक्वल टू M1 M2, ठीक है। या ये कह सकते हो कि ये दोनों मासेस कोई भी शेप के हैं लेकिन इतनी ज्यादा दूर है कि वो पॉइंट मास की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो डिस्टेंस आर होती है वो पॉइंट जो सेंटर ऑफ हाँ, मास के बीच सेंटर टू की सेंटर दूरी ही डिस्टेंस होती लेते है। हैं, इसीलिए सेंटर टू हाँ। सेंटर डिस्टेंस लेते हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि पॉइंट मास की तरफ, ठीक है। हम्म। लेकिन ये अब ऐसे कोई कह दे कि यहाँ पे एक, मान लेते हैं हम कह दें यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, का मास M1 है, यहाँ पे एक स्फीयर है जिसका मास M2 है, तो क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये जी का फॉर्मूला हो गया, और जी को ही इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहो इंटेंसिटी ऑफ चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। हम्म। अच्छा, एक चीज और है, जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो एक वेक्टर हम्म। क्वांटिटी है, ठीक है। और इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज कहें कि स्मॉल जी की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो स्मॉल जी की वही सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी जो एफ की हों, क्योंकि बस एफ में हमने एम ही तो हटा दिया है, ठीक है। यानी कि जी अगर हम कहें तो ये कंजर्वेटिव होगा नेचर में, अट्रैक्ट, ठीक है, अट्रैक्टिव नहीं कहेंगे क्योंकि है, ठीक है, लेकिन कंजर्वेटिव होगा, ठीक, कंजर्वेटिव फील्ड होता है यानी ग्रेविटेशनल है। और जो भी जी जी की, जैसे इसका कर्ल ऑफ एफ जीरो होता है तो कर्ल ऑफ जी भी जीरो होगा, एफ जीरो होता है ना, कर्ल ऑफ जी भी क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये प्लैनेट इधर की ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ये प्लैनेट इधर की ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा? इसका वेक्टर सम, ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट के लिए हम कंसीडर कर रहे होते, ये प्लैनेट इसे इधर अट्रैक्ट कर रहा होता, ये प्लैनेट इसे इधर अट्रैक्ट कर रहा होता, तो जो रिजल्टेंट आता वो इनके बीच से आता, ठीक है। तो एक्सेशन, अब जब केवल एक ही प्लैनेट है तो जी की वैल्यू डायरेक्ट लिख लेते हैं और हम जानते हैं हमेशा प्लैनेट की तरफ। लेकिन जब अगर एक से ज़्यादा बॉडीज हैं और उनका किसी पॉइंट पे रिजल्टेंट एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है या रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, ठीक है, तो हम वहाँ पे वेक्टर सम को, ठीक है, इसको मिटा दें हम। हाँ, बता दो। एक चीज और देख लेते हैं रिगार्डिंग, एक और पॉइंट है कि जैसे अभी हम सन की तरफ एक भेजा गया था ना अपने इसरो से, क्या उसका नाम था? आदित्य L1 में। आदित्य L1 है ना। आदित्य L1 में L1 पता है क्या है? लैटिट्यूड है। नहीं, लैटिट्यूड नहीं है, तो बोलते हैं लैग्रेंजियन, लैग्रेंजियन पोजीशन, लैग्रेंज पोजीशन 1, लैग्रेंज पोजीशन। अच्छा, मतलब ये मिशन का नेम जो है मतलब एक्चुअली पोजीशन के हिसाब से है या हाँ, फिर अब ऐसे ही को दे दिया गया? हाँ, इसको समझ लेते हैं पहले। आदित्य तो उसका नाम है, और लैग्रेंज पोजीशन 1 का क्या मतलब है? तो देखो, जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ आई है, आई क्या है हमारी? इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड है। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, नेट नेट निकाले, यानी कि वेक्टर सम करके निकाले। मान लेते कई सारे प्लानिट है, एक से ज्यादा प्लानिट है, उनका वेक्टर सम करके निकाले, है ना, और वो जीरो आ जाए जहाँ पे इंटेंसिटी। अच्छा, एक चीज और है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ही ना जीरो, एक छोटा सा पॉइंट है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे मतलब पॉइंट्स एयर, जहाँ पे आई और साथ ही साथ प्लस कोई और फोर्स, कोई और फोर्स हम बता रहे कौन सा, ठीक है, इनका वेक्टर सम जीरो हो जाए, किसी तरह वेक्टर सम क्या हो जाए? जीरो हो जाए, ठीक है।
तो जिस भी पोजीशन पे, जिस भी पॉइंट पे ऐसा होता है उन्हें हम लैग्रेंज पोजीशन, जैसे यहाँ पे सन है हमारा, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। तो हमने क्या किया, हमने ऐसी जगह पे अपना आदित्य भेजा है, ठीक है, आदित्य L1 ऐसे है कि यहाँ पे जब ये जाएगा, ठीक है, सन जो इसे अट्रैक्ट करेगा वो, और जो अर्थ अट्रैक्शन करेगा वो, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, मतलब आई ऑफ अर्थ जो है और आई ऑफ सन जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो वजह से यहाँ पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। जीरो हो जाएगा। अब देखो, जैसे जैसे एक चीज और है इसमें, जब ये क्या करता है, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है मान अर्थ के चारों, ठीक है ना। अब ये सब सिस्टम रुका हुआ तो है नहीं, क्योंकि ये सब सन के चारों ये भी तो रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ भी रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, और अर्थ के साथ ये भी रिवॉल्व कर रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी मान सकते हैं कि इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सन का अट्रैक्शन प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का जो सम है इसके बराबर हो जाए, अर्थ के बराबर हो जाए, ठीक है। ठीक, तो क्या होगा, तो केस में यहाँ पे मतलब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो इसी को L1 को, ठीक है, समझ गया। ठीक है। हो सकता है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ये पोजीशन पे है ना कि हम ये नहीं कह सकते कि ये इसके चारों रिवॉल्व कर रहा है या इसके चारों रिवॉल्व, हो सकता है यहाँ पे एफ की जरूरत ना हो, केवल I1 और IE के बराबर से ही आंसर आ जाए, ठीक है। लेकिन दूसरी जगह पे पड़ता है, जैसे देखो दूसरा एक केस और देखो, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई सैटेलाइट है, अब वो सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर, या मान लेते हैं यहाँ पे वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, इसका अट्रैक्शन भी अंदर की ओर लग रहा है, और इसका खुद का अट्रैक्शन भी अंदर की ओर, मतलब फोर्स ऑफ सन और अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे फोर्स नहीं लेंगे क्योंकि डेंसिटी में मास नहीं है ना, तो यहाँ पे फोर्स लेंगे तो फोर्स पर यूनिट, अगर फोर्स ले रहे हैं ऑप्शन और फोर्स ऑफ अर्थ, अगर ऐसा हो जाए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर हो जाए फोर्स ऑफ सन प्लस फोर्स ऑफ अर्थ के, ठीक है, तो भी तो नेट फोर्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा, इस पे हो जाएगा। L2 पोजीशन बोलते, ऐसे ही अर्थ और सन की चार लैग्रेंजियन जहाँ तक मुझे याद है, तो ऊपर और नीचे भी कुछ, ठीक है, वहां पे कुछ और फोर्सेस का सम जीरो लेते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि कौन कौन से फोर्सेस का सम जीरो लेते हैं, लेकिन बस ये बताने के लिए ये एग्जाम्पल लिया है कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक साथ अकाउंट में लेके हम किसी भी सैटेलाइट के लिए ये निकाल सकते हैं कि किस पोजीशन पे उस पर नेट फोर्स जीरो लगेगा, और उस पोजीशन पे भेजने पे सैटेलाइट में हमें बहुत मतलब कम एफर्ट लगाना पड़ता है, या कम जो भी वो लगाना पड़ता है, हम ऐसे पोजीशन करते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। और उनके हम लैग रहे, तो अगर हमको ऊपर ऊपर से याद रखना हो, या कभी इंटरव्यू आदित्य L1 में L1 क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये लैग्रेंजियस है और इसका ये मतलब है। आगे बढ़ देख लेते हैं वेरिएशन ऑफ, कई सारे वेरी मतलब जी कहाँ कैसे वेरी कर, पहला वेरिएशन है अब above the surface of earth। ऑफ अर्थ कह दो या प्लानिट कह दो, प्लानिट हो सकता हाँ अभी है। कहते हैं कि ये हमारा प्लानिट है, का मास m है, रेडियस कैपिटल R है। अब अगर हम इसके सरफेस पे निकाले ग्रेविटी, मान लेते हैं ये, और अगर हम h हाइट ऊपर चले जाए डैश है, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल G m R स्क्वायर होगा। अगर जी डैश के लिए फॉर्मूला देखें, तो जिस भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, ठीक है, यहाँ पे हम का यूज कर रहे हैं गॉस लॉ क्या कहता था, फील्ड निकालने हैं वहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, और उस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज आता था उतने चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड को कैलकुलेट करते थे, फ्लक्स निकालते थे, ठीक है, चार्ज की वजह से फ्लक्स निकालते थे, फिर फील्ड की वजह, ठीक है। तो इस जी डैश पॉइंट पे, तो अगर हम इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालें जी डैश, तो उसके लिए ये पूरा मास इस स्फीयर के अंदर आया जा रहा है, ठीक है,
यहाँ भी हम मास कैपिटल एम ही लेंगे, बस डिस्टेंस की जगह आर प्लस एच का होल स्क्वायर रहेगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, सेकंड को डिवाइड, डैश बाई जी जो आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन कट जाएगा, डैश की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर अपॉन इसी को लिख सकते डैश अपॉन आर स्क्वायर के नीचे लिख लें अपॉन आर आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही पे स्क्वायर है तो दोनों एक ही रूट स्क्वायर में लिख लें आर प्लस एच का अपॉन, और फिर अलग अलग कर लें डैश अपॉन, अलग अलग करने पे आर बाई आर वन हो जाए। क्लियर है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कम होगी, कम होगी कि ये एच बाई आर वन में ऐड हो रहा है, अगर ये टर्म ना होता तो जी बराबर हो जाता। हाइट जीरो कर दें हम, हाइट जीरो कर देंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे तो ये नीचे वन आ जाएगा, और ऐसे कुछ भी हाइट होगी तो वन में कुछ ऐड हो रहा है, जब वन में कुछ ऐड हो रहा है तो डिनोमिनेटर वन से बड़ा आएगा, डिवाइड करने पे वैल्यू घटेगी। वैल्यू घटेगी जैसे जैसे height में जाएंगे। अगला, अगर हम करके अंदर जाते हैं तो क्या होता है, इसको क्या है एंड है सर अगर हम सर प्लानिट में अंदर है, ठीक है, तो मास कैपिटल एम है, रेडियस, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू ऑफ, अब हम एच करके अंदर जा रहे हैं और इस डैश की वैल्यू, तो हमने अभी बताया कि जिस पॉइंट पे भी जी की वैल्यू निकालनी है वहाँ स्फेयर कंसीडर करेंगे और उस स्फेयर के अंदर जितना मास आ रहा होगा वही क्लियर। अगर हम जी की वैल्यू निकालें तो जी पे अगर हम स्फेयर बनाए तो पूरा ये प्लानिट ही आ जाएगा, तो ये तो एम अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। डैश के लिए फॉर्मूला, डैश के लिए मान लेते जी डैश के लिए ये स्फेयर बनाए ना, अब इस स्फेयर के अंदर जितना मास आ रहा है मान लीजिए एम डैश का फॉर्मूला जी एम डैश बाई आर माइनस का, रेडियस जो है वो आर माइनस है, चला एच जब अंदर आ गया तो ये आर माइनस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम एम डैश की वैल्यू रखेंगे, ये दोनों केस में एम सेम था तो डायरेक्ट रेशियो, यहाँ पे एम डैश है और यहाँ एम है, डायरेक्ट रेशियो लेंगे तो एम अपॉन एम डैश आ जाएगा। तो कंसीडर करके चल रहे हैं यूनिफॉर्म डेंसिटी, प्लैनेट की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती है, जानते हैं, जैसे ऊपर से डक करते हैं तो नीचे कहीं पे खड़ी होगी ज्योग्राफी, क्रस्ट है कहीं पे, तो यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं, लेकिन हम कंसीडर कर लें यूनिफॉर्म करें, अगर हम डेंसिटी यूनिफॉर्म माने तो चाहे हम पूरे प्लैनेट की डेंसिटी निकालें, प्लैनेट का मास कैपिटल एम अपॉन पूरा वॉल्यूम बाई 3 पाई कैपिटल आर क्यूब, चाहे हम इस छोटे से पार्ट की डेंसिटी निकालें एम डैश अपॉन बाई 3 पाई आर माइनस एच का क्यूब, तो डेंसिटी बराबर होनी चाहिए, कट जाएगा यहाँ से एम डैश की वैल्यू बन जाएगी कैपिटल एम इंटू आर माइनस का होल, तो सेकंड में रख देते हैं, सेकंड पे रखने पे ये बन जाएगा डैश बाई आर माइनस एम डैश की एम इंटू आर माइनस एच का होल क्यूब आर क्यूब, ठीक है। तो ये कट जाएगा एम आर माइनस एच क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ क्यूब है तो कट जाएंगे, एक बचे को डिवाइड कर देते हैं सेकंड, एच सॉरी फर्स्ट एच बाई जी जो
एच क्यूब बाई आर है, आर स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ आर माइनस एच फॉर्मूले से भी देखें, ठीक है, एच जो है वो एक कम है, हम करके नीचे जाते हैं, हाइट नीचे जाएंगे उतनी ही कम होता जाए, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ तो कह रहे हो हाँ एक तो दो वेरिएशन बताए हैं, ऊपर जाने का और नीचे आने का, से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम का फॉर्मूला बना लेते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे एक अर्थ है, ठीक है, या कोई प्लानेट है जिसका रेडियस कैपिटल आर, एक एच हाइट, एच डेप्थ, एच हाइट ऊपर जा रहे हैं, मान लेते हैं वैल्यू ऑफ जी डैश है, ठीक है, और किसी उसी सेम प्लानेट में, ठीक है ना, अगर हम डी डेप्थ नीचे आ जाए, ठीक है, और वहां पे वैल्यू जी डैश हो जाए, तो क्वेश्चन ये है कि हम जितना इसमें कमी आई है, मतलब जी की वैल्यू में जितना कमी आई है इसमें एच हाइट ऊपर जाने पे, कि उतनी ही कमी जी में लाने के लिए हमको कितना डेप्थ अंदर जाना पड़ेगा, मतलब इस एच और इस डी का रिलेशन निकाल, क्या ये दोनों बराबर हैं, अगर एच और डी बराबर है तो हम ये कह सकते हैं 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे अर्थ के तो जो चेंज आएगा वही 1 किलोमीटर डाउन जाने, ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि ये बराबर है या नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। हाइट ऊपर हम जा रहे हैं तो जितनी कमी आ रही वैल्यू ऑफ जी में उतनी ही कमी डी डेप्थ नीचे जाने पर अगर आ रही है, यानी वैल्यू यहाँ है वही अगर यहाँ वैल्यू है, तो इस एच और इस डी में क्या रिलेशन, ठीक है, इस जी डैश को और इस जी डैश को बराबर लेना है। अब इस जी डैश का फॉर्मूला होगा जी ऑन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर इक्वल टू, और इस जी डैश का फॉर्मूला जो होगा जी माइनस एच बाई आर, ठीक, यहाँ से यहाँ से, अब इसको हम ऊपर ले लें प्लस एच बाई आर की होल पावर माइनस एच बाई आर, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो रिलेशन निकाल रहे हैं, ठीक है, ये देखो ये रिलेशन के लिए ऐसे ये जो हाइट है इसकी कोई अपर लिमिट, तुम किसी प्लानेट से जितना चाहे उतना ऊपर जा सकते हो, लेकिन ये जो डेप्थ है ना इसकी लिमिट है, भाई तुम अर्थ में अर्थ पे ही जाओगे ज्यादा ज्यादा, उससे नीचे थोड़े ना चले जाओ, है ना, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है एच की, लेकिन यहाँ पे दोनों डी नहीं एच लिखा भाई, मैं बोलने वाली थी कि एक जगह तो डी होना चाहिए, तो डी की एक लिमिट है, ठीक है, तो हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो एच है कंसीडर करके चल रहे हैं, यानी ये जो प्रॉब्लम आएगी उसमें ये रहेगा, ये जो एच है ये बहुत कम है आर के लिए, ठीक है, तो अगर ऐसा है तो एच बाई आर जो है ना वो 1 से बहुत कम है, और उस केस में इसको बाइनोमियली हम खोल सकते हैं 1 माइनस 2 एच बाई आर, सकते हैं ना। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 1 1 कट जाएगा और वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आर आर भी कट डी की जाएगा, वैल्यू 2h आएगा, एच इक्वल टू डी, यानी एच की वैल्यू डी बाई 2 रहेगी, ठीक है। तो अब तुमको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, वो जो है सेम डिक्रीमेंट में, ठीक है ना, जैसे इसमें देखो, इसमें अगर हम 2 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो उधर ऊपर 1 किलोमीटर 1 जाने पे ही किलोमीटर, उतना डिक्रीमेंट आएगा, ठीक है ना, यानी कि हम बिलो द अर्थ जब जाते हैं तो वैल्यू ऑफ जी में जो चेंज आता है वो फास्ट होता है अबव द सरफेस जाने के कंपेयर, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट थोड़ा सा रिवर्ट हो गया, पर जो है जो वेरिएशन है वो फास्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब ऊपर जाने पे वैल्यू ऑफ जी फास्टली डिक्रीज हो रही है इन कंपैरिजन टू जाने, क्योंकि अगर हम यहाँ की वैल्यू रख के देखें 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, ठीक है, तो इतना वेरिएशन 1 किलोमीटर ऊपर जा रहा है उतना 2 किलोमीटर ग्राउंड में जाने पे आ, ठीक है, अच्छा ये दो फैक्टर हो गए, ऊपर जाना और, अच्छा इससे ये पता चल रहा है कि वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम सरफेस पे है, दूसरा जो है पॉइंट वो ये है कि सरफेस पे भी कहाँ, तो हमने ये पढ़ा है कि इस अर्थ का शेप कुछ ऐसा है ना, पोल पे थोड़ा सा
फ्लैट, थोड़ा सा दबा फ्लैट हुआ है। है, और इधर थोड़ा सा क्या है, इलोंगेटेड है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हाँ, कंप्रेस्ड है। हाँ। है और यहाँ पे इलोंगेटेड, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ अर्थ का जो रेडियस है, वो इक्वेटर पे ज्यादा। जो रेडियस है अर्थ का वो ज़्यादा है, हम्म। और पोल पे जो रेडियस है वो कम है, ठीक है। हम्म। जिसकी वजह से जी की वैल्यू है वो पोल पे ज़्यादा है और इक्वेटर पे कम, ठीक। रेडियस जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो रेडियस के इनवर्सली, ठीक है। ठीक। अच्छा, ऐसा प्लैनेट में ऐसा क्यों हुआ कि ये पोल पे कंप्रेस है, तो इसका एक एक्सप्लेनेशन ये भी है। जब अर्थ बना होगा सन से अलग होके, तो पहले मोल्टेन स्टेट में था, ठीक है, तो ये लिक्विड की तरह, ठीक है। तो अगर हम एक स्फेयर मान लेते हैं ये पहले ड्रॉप की तरह स्फेयर के फॉर्म में अलग हुआ हो, ठीक है, या किसी भी शेप में अलग हुआ होगा, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल सॉरी सेंट्रीफ्यूगल, तो इसमें क्या बोलते हैं, कोहेसिव और सरफेस टेंशन, जो सरफेस टेंशन फोर्सेस होंगे वो इसको स्फेरिकल शेप प्रोवाइड किए होंगे, हाँ, क्योंकि वो सबसे बेस्ट सुटेबल ठीक है। होता है, कम। हाँ। हाँ, तो जब वो स्फेरिकल शेप प्रोवाइड किए होंगे, लेकिन जब अर्थ रोटेट करेगा, ठीक है, तो हाँ, रोटेट तो कर वो रहा है, आउटसाइड, हाँ, लगेगा यहाँ सेंटर पे में। क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है। हम्म। और ये सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पे और हर जगह लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी हाँ हाँ, लगेगा, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा और यहाँ कम होगा, क्योंकि आर कम है, एक्सिस यहाँ पे पे। आर हाँ। मैक्सिमम है, ठीक है। जिसकी वजह से शेप कुछ ऐसा हो गया होगा, हम्म। हाँ, मतलब माना जाता है, ठीक है, कि शेप के होने का रीजन ये हो सकता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के थ्रू एक एक्सप्लेनेशन है, तो इससे एक चीज और मतलब याद रख सकते हैं कि कभी जैसे याद रखने वाली बात है, कभी गलती से दिमाग में ये आ गया कि पोल पे ज्यादा होती है रेडियस की इक्वेटर पे होती है, कभी कंफ्यूजन हो गया, तो इसको रोटेशन से समझ सकते हैं कि पोल पे तो रेडियस ज्यादा हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। ठीक। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन, अब जब अर्थ रोटेट करती है तो जी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आता है, ये अर्थ है, और ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करता है, इक्वेटर है, इक्वेटर है। अब मान लेते हैं कि हमारी अब एक लोकेशन है कि लैम्डा लैटिट्यूड, ठीक है, और इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पे क्या होगा कि जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा, तो सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लग रहा होगा, यानी यहाँ पे जो भी मान लेते हैं एक स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल मास है m, पे जो फोर्स लग रहा होगा mg, इस डायरेक्शन लग रहा होगा, हम्म। लेकिन ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो जब क्योंकि ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो ये m मास जो है ना वो इस रेडियस में रिवॉल्व, है ना, ठीक। ठीक है। रेडियस मान लेते स्मॉल आ रहा है, तो इसकी वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा। हाँ। अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब देखो ये mg और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, वो कुछ इस डायरेक्शन, नो डाउट एफ सी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, उनका रिजल्टेंट जो होता है ना वो कुछ ऐसे इनके बीच में ऐसे आएगा आएगा ना, यानी जो इफेक्टिव होगा एम जी डैश ना, जी इफेक्टिव जो होगा वो एक्चुअल में सेंटर की तरफ नहीं होगा, ठीक। लेकिन हम इस कैलकुलेशन को इन दोनों के रिजल्टेंट से नहीं निकालें, हम रिजोल्यूशन से निकालेंगे, तो हमने डायरेक्शन बताने के लिए बता दिया कि ये इस डायरेक्शन में होता है रिजल्टेंट, फिलहाल हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, तो देखो हम आगे बढ़ा, अगर ये एंगल लैम्डा है तो ये एंगल भी लैम्डा होगा होगा, और ये एंगल भी लैम्डा आएगा आएगा। ठीक। हाँ। अब एफ सी को रिजॉल्व करो, इस डायरेक्शन में आएगा एफ सी कॉस लैम्डा आएगा, हाँ। ठीक है। तो ये एम जी के ये जस्ट अपोजिट है, तो एम जी डैश होगा, मतलब इफेक्टिव फोर्स जो होगा एक्चुअल में एम जी माइनस एफ सी कॉस लैम्डा होगा, ठीक। तो एम डैश जो होगा आएगा एम जी माइनस एफ सी का फॉर्मूला क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होगा एम बी स्क्वायर बाई आर, एम या एम आर ओमेगा स्क्वायर यूज कर लेते ज़्यादा अच्छा है, एम आर स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा ऑफ अर्थ है कॉस लैम्डा, ठीक। अब m कॉमन लेके काट देते हैं, h इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा। कॉस लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या एक चीज और है, ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू हम निकालेंगे आर, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है,
और ये एंगल लैम्डा है ये वाला, हाँ और ये रेडियस आर है पूरा यहाँ से यहाँ तक के, हाँ कैपिटल आर हो ठीक गया। है। अगर हम यहाँ पे देखें, निकालना है स्मॉल आर जो कि है एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और बचा हुआ बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कॉस लैम्डा का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? बेस बीस आर में अपॉन हाइपोटेन्यूज कैपिटल आर होना चाहिए। हम्म आर की वैल्यू कैपिटल आर कॉस लैम्डा हो जाएगी। यहाँ पे ये वैल्यू रख दे, क्या बनेगी? का स्क्वायर, और आर की जगह हम रख रहे हैं ये कैपिटल आर लैम्डा कॉस लैम्डा हो, एस की वैल्यू आ जाएगी एस स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर, ठीक है। हाँ रिलेशन से आएगा आउट ऑफ द। तो अगर हम देखो अब इस रिलेशन से भी देखें तो पोल पे जो लैम्डा होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक, डैश जी के बराबर आएगा। हाँ और इक्वेटर पे लैम्डा की वैल्यू 0 रहेगी और 0 वैल्यू 1 रहेगी ना। तो डैश जी की डैश वैल्यू माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आएगा। तो यहाँ पे ये जो डैश आएगा ये मिनिमम होगा। हाँ क्यों मिनिमम होगा? क्योंकि देखो क्योंकि इसमें एक तो ये इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा ऑलरेडी होती है, इसकी वैल्यू जी पे कमी आएगी। ऊपर से यहाँ लैम्डा की ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू रख रहे हैं और 0 की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ये माइनस हो रहा है, जी जो आएगा वो मिनिमम आएगा। तो रोटेशन के इफेक्ट से भी वैल्यू ऑफ जी जो होती है क्या होती है, इक्वेटर पे कम होती है और पोल पे, ठीक है। अमन, हाँ दोनों पोल ही लिखा है क्या? पोल माइनस जी इक्वेटर, हाँ, पोल दोनों में माइनस वही सेम ही लिखा है। तो ये क्या है, अगर हम सिर्फ इफेक्ट ऑफ रेडियस लें, मतलब जो हमने बताया था ना कि पोल पे रेडियस ज़्यादा है और इक्वेटर पे कम है, ठीक है। सॉरी, इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है और पोल पे कम है, ये बताया था, ठीक है। तो उस इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम डिफरेंस निकाले पोल और इक्वेटर पे ग्रेविटी का, तो वो 0.18 आता है, ठीक है। और अगर हम रोटेशन इफेक्ट से सोचें, कि अभी हमने रोटेशन में भी बताया, रोटेशन से भी पोल पे ज़्यादा है वैल्यू इक्वेटर के, रोटेशन इफेक्ट से ये वैल्यू इतनी, ये वैल्यू पूछी जा सकती है, ठीक है। पूछी जा सकती है क्योंकि जो है अगर तुम पोल पे देखोगे तो रोटेशन इफेक्ट नहीं है, और इक्वेटर पे रोटेशन इफेक्ट मैक्सिमम है, और कितना है ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक। तो रेडियस ऑफ अर्थ जानते ही हो 6400 किलोमीटर है, और ओमेगा भी जानते हो 2 पाई बाई टी टाइम पीरियड 24 आवर लेके, ठीक है, निकाला जा सकता है। तो इतने लंबे कैलकुलेशन सकता है, ये अगर याद रहे 0.34 पर सेकेंड स्क्वायर चेंज आता है, ठीक है। ठीक है। अगर दोनों को कंसीडर किया जाए एक साथ तो दोनों को ऐड कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट आगे ग्रेविटेशनल करेंगे, ठीक है। और कुछ ठीक। डिफरेंट शेप्स तो आसान है, जैसे रिंग है, डिस्क है, की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ही था ट्वेल्थ में, उसी का मतलब उसी सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ग्रेविटेशनल फील्डिंग, और उनके ठीक है। वेरिएशन भी देखेंगे कि कैसे आर के साथ उसका वेरिएशन नेक्स्ट टाइम पे।